नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों व दर्शकों, ग्रोथ यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आर्थिक सर्वेक्षण की इस विशेष श्रृंखला के आखिरी उपाख्यान यानी कि 20वें लेक्चर में मैं ध्रुव जैन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला के तहत हमने आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को एक बहुत ही अच्छी तरीके से देखने का प्रयास किया, सामान्य अध्ययन की दृष्टि से देखने का प्रयास किया, एक विहंगावलोकन लिया। आज इसके आखिरी उपाख्यान में हम लोग खड़े हैं, जिसके तहत खंड दूसरे का हम लोग आखिरी लेक्चर यानी कि चैप्टर 10 लेंगे, जो अपने आप में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और काफ़ी बार चाहे वो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, इसके ऊपर हमारे जो एग्जाम सेट करने वाले हैं, जो हमारे परीक्षक है, उनका जो है केंद्र रहता है। तो अपने आप में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही में भारत जैसे विशाल देश में कि जहाँ एक प्रकार से गरीबी है, एक प्रकार से भारत की अपनी महत्वाकांक्षाएं है, तो यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, वो आज की परिस्थिति और भावी नीति क्या होनी चाहिए सरकार की, उसका यहाँ एक पूरा लेखा जोखा हमें दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे, जैसे आपको मालूम है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और ये दस्तावेज सरकारी है। वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रति वर्ष बजट के साथ ही यह सार्वजनिक किया जाता है, घोषित किया जाता है, जिसमें सरकार की दिशा, अर्थतंत्र की दिशा हमें मालूम पड़ती है। सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, उसका भी यहाँ हमें एक जिक्र देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के तहत, चैप्टर 10 के वॉल्यूम 2 के चैप्टर 10 के तहत हम लोग सोशल इंफ्रा, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी अपना आप में एक विशाल सब्जेक्ट है, वो आज के समय की मांग है, क्योंकि अब जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो मॉडल प्रस्तावित किए गए थे, जो आर्थिक वृद्धि के, आर्थिक विकास के, वो अब धीरे धीरे आउटडेटेड होते हमें नजर आ रहे हैं। तो देखेंगे सारी चर्चा कैसे आउटडेटेड है आज, किसको डेवलपमेंट किया जाएगा, कहा जाएगा, किसे ग्रोथ कहा जाएगा, इन सारी चीज़ों को नजदीक से समझेंगे। इस पूरे उपाख्यान को हम लोग वेरियस स्लाइड्स और इकोनॉमिक सर्वे से जो हमें सोर्स मिला है, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो टेबल हो, उनकी मदद से देखने का प्रयास करेंगे। अधिकांश स्लाइड्स जो है वो मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है, ताकि प्रिसाइसली चीज़ों को समझा जा सके और हमारी चर्चा जो है वो आगे बढ़ सके। शुरू करेंगे मूल चर्चा। देखिए, यह कवर है वॉल्यूम 2 का, सेम कवर है, वहीं यहाँ कंटेंट है जिसके तहत हमें चैप्टर 10 देखना है। चैप्टर 10 ऑफ वॉल्यूम 2, जो कि आज का हमारी इस चर्चा का जो है एक यह आखिरी अध्याय रहेगा और आखिरी उपाख्यान रहेगा इस विशेष श्रृंखला के तहत। अब अगर चैप्टर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, इसमें हम लोग 2 चीज़ देखेंगे। सबसे प्रथम ट्रेंड्स इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। देखिए, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो पूरे समाज को अपलिफ्ट करने का काम करे, पूरे समाज का उत्थान करे, जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, जैसे हाउसिंग, ठीक है, और इत्यादि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अपने आप में पूरे समाज के अच्छे निर्माण का कार्य करे, उसे यहाँ सोशल सेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ देखना है भारतीय सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में, यानी कि जो सामाजिक क्षेत्र है, इसमें क्या खर्च किए जाते हैं और क्या क्या कदम भी उठाए जाते हैं। प्लस हम लोग देखेंगे एचडीआई, जिससे हम लोग सब वाकिफ है। एचडीआई एक ऐसा परिमाण है जो किसी भी राष्ट्र के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मूल्यांकन करता है, यानी कि आर्थिक व सामाजिक प्रोग्रेस का मूल्यांकन करता है, उसको देखेंगे। और साथ ही में पीएचडीआई, जो अपने आप में आज के दिन का एक नया कॉइन्ड टर्म है, उसे भी देखेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे बिंदु पर हम लोग कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, जिसमें कुल मिला के हमें 4 या 5 कंपोनेंट देखने हैं, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। सबसे प्रथम एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन और कोविड के सिनेरियो में देखेंगे, क्योंकि हमें याद रखना है कि यह वर्ष जो है वो सामान्य वर्ष नहीं है, पैंडेमिक स्ट्रक ईयर है, ठीक है। तो यहाँ इस परिदृश्य से हमें किसी भी क्षेत्र को देखना है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। सरकार ने कोविड को जो है, कोविड का प्रभाव कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उनका मूल्यांकन यहाँ आज हमारे लिए क्रिटिकल रहेगा। फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड स्कीम्स की बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग थ्रू हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन एज वेल। फिर अगर थर्ड ब्रॉड पॉइंट देखें तो हमें एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है। एम्प्लॉयमेंट जो बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है किसी भी सरकार के लिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा रहता है, क्योंकि इनके ऊपर उनकी हार या जीत तय होती है। और आज का वर्ष जो है वो महामारी से जो है पीड़ित वर्ष है, और काफ़ी सारी, कई करोड़ों जो नौकरियां हैं वो चली गई है। इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, फिर से रिस्टोर करने की एक नई चुनौती है केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सामने। तो ऐसे में यहाँ ये पोर्शन जो है वो और महत्व का हो जाता है।
और काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में काफ़ी सारी नौकरियां गई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ओवरऑल बढ़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इस सीनरी में देखेंगे, जिनमें ओवरऑल ट्रेंड देखना है सबसे प्रथम तो एम्प्लॉयमेंट का। फिर गिग वर्कर्स की बात करेंगे, जो एक नई एमर्जिंग इकोनॉमी है जो अपने आप में इंटरनेट के साथ, ई कॉमर्स के साथ जुड़ी हुई है, उसको देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कोविड एंड जेंडर इश्यू। तो कुल मिला के यह पूरा क्लासिफिकेशन है जो इस चैप्टर को हमें समझने के लिए हमें मददरूप हो सकता है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, देखिए यह एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, 12th लेवल की चीज़ है। एनसीईआरटी 12th अगर आप ध्यान से पढ़े इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ ये चीज़ें जो है वो निहित है। मगर यहाँ इस चैप्टर को शुरू करने के लिए डेवलपमेंट का महत्व समझना, डेवलपमेंट का मूलभूत जो उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वो समझना मेरे लिए अनिवार्य है। तो मैं यहाँ कुछ चंद मिनट लूँगा, सबसे प्रथम आपको इस बेसिक से वाकिफ करवा दूँ, फिर हम लोग आगे इस चैप्टर के तहत चर्चाओं की जो है शुरुआत करेंगे। देखिए मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, आपने दो शब्द सुने हैं, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आमतौर पे हम लोग इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए करते हैं, एक दूसरे के समानार्थी के रूप में, एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में करते हैं। मगर अगर टेक्निकली देखें तो ये थोड़ी विभिन्न चीज़ें हैं। कैसे विभिन्न है देखते हैं। देखिए अगर ग्रोथ की बात हो तो आपको कुछ याद नहीं रखना, एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर जहाँ कहीं भी आंकड़े आए, वृद्धि आए, तो उसे ग्रोथ कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होना, जो है टैक्स पेमेंट सरकार को जो आ रही है उसमें बढ़ावा होना, उसमें गिरावट होना, ठीक है, जीडीपी का दर, वृद्धि दर। तो ये सारी चीज़ें जहाँ कहीं भी आंकड़ों की बात होगी और जो चीज़ें आंकड़ों में नापी जाएगी उसे ग्रोथ कहते हैं। डिजिट्स, किसी भी प्रकार के डिजिट्स हो, चाहे वो जीडीपी के हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के हो, चाहे वो अन्य कोई भी क्षेत्र उपक्षेत्र के हो, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इसीलिए ग्रोथ को क्वांटिटेटिव कहा जाता है। क्वांटिटेटिव यानी कि संख्यात्मक है, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक माहिती है जो हमें 12th लेवल में भी मिल सकती है। तो ये यहाँ क्वांटिटेटिव की बात हुई। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, जैसे यहाँ लिखा है, इट्स अ क्वालिटेटिव। ठीक है, कैसा क्वालिटेटिव कि भाई कोई भी देश है जहाँ वृद्धि हो रही है मगर वहाँ की जो जनसंख्या है, उनका जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न कक्षा का है। तो ऐसे हालत में हम लोग कह सकते हैं कि भाई वृद्धि हुई है, ज़रूर हुई है, मगर जो विकास होना चाहिए लोगों का वो विकास नहीं हुआ। तो दूसरे अगर भाषा में समझे तो देखिए यह जो बड़ा सर्कल है वो डेवलपमेंट का है और उसमें जो छोटा सर्कल है वो है ग्रोथ का। ठीक है, तो ग्रोथ तो अपने आप में एक एस्पेक्ट है पूरे डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट व्हाइल द ग्रोथ इज ए नैरो एंड इट इज रिलेटेड टू द डिजिट्स विद द गेम ऑफ डिजिट्स। तो ये बात यहाँ हमें सुनिश्चित करनी है। क्वालिटेटिव बोले तो देखिए यह सारे परिमाण हैं, कई सारे वैसे तो परिमाण हैं, मगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर देखें तो एजुकेशन है, हेल्थ है, स्किल है, स्किल डेवलपमेंट, आई मीन एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, सैनिटेशन है। ठीक है, अगर कोई भी देश की जनसंख्या, कोई भी देश के नागरिकों को इन सारी फैसिलिटीज से जो है उनको एंटरटेन अगर नहीं किया जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ऐसे कई सारे देश है कि जहाँ ग्रोथ है, उनका प्रोडक्शन है, उनका एक्सपोर्ट है, उनकी जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, मगर जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ उसमें जो भिन्नता आनी चाहिए, उसमें जो फेरफार आना चाहिए वो देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा कई सारे देश है, उसमें हम लोग एक हद तक चाइना का भी जो है समावेशन कर सकते हैं, उसको भी गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। अलॉन्ग विद दैट जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे यहाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वह भी जो है एक के बाद एक एडिशन होता गया, इंक्लूड होता गया। जैसे आज के दिन इंटरनेट जो है वो अपने आप में एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट की एक उसका परिमाण है, उसका पैरामीटर है। ठीक है, फिर कोविड के एरा में जो स्कूल जाते बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज अनिवार्यता है जो डेवलपमेंट में फॉल करती है। तो डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली फ्लेक्सिबल विच इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, और ये अपने आप में ब्रॉड है, ग्रोथ इसका एक छोटा सा पैरामीटर है। तो ये बात यहाँ से हमें सुनिश्चित करनी होगी। और अब इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कैसे बढ़ाया जाए, सरकार इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर
क्या खर्च कर रही है, क्या कदम उठा रही है, कैसी नीति बना रही है, कैसे उस नीति का अमलीकरण कर रही है, ये सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में निहित है। और साथ ही में आखिरी बात जो मैंने आपको बोली कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वॉज एडोप्टेड ग्रोथ इन जीडीपी। ठीक है, कि कोई भी देश हो अगर उसकी जीडीपी बढ़ रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से विकसित है। मगर धीरे धीरे अब लोगों को या जो विशेषज्ञ है, जो स्कॉलर्स है, उनको अब धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा कि भाई ग्रोथ का कुछ नहीं होगा, ग्रोथ हम लोग कहीं पर भी बेचने नहीं जा सकते, मगर सच्चे पैमाने पर यहाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो उसमें चेंज होना चाहिए, उसमें अपग्रेडेशन होना चाहिए, तब जाके हम लोग डेवलपमेंट हुआ है ऐसा कह सकते हैं। तो सिंपली यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि ग्रोथ अपने आप में एक बिंदु, बाकी के अन्य सारे गुणात्मक या क्वालिटेटिव अन्य बिंदु या परिमाण। तो ये बात रही, ये व्याख्या रही डेवलपमेंट की। अब इसमें पहला बिंदु है ट्रेंड इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक सर्वे में यह टेबल दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ याद रटनी अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ गौर करेंगे, बाकी अन्य जो चीज़ें हैं वो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे प्रथम हमें यहाँ गौर करना है कि एज परसेंटेज टू जीडीपी, कि हम लोग सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे जीडीपी के कितने प्रतिशत करते हैं। तो अगर ओवरऑल की बात करें तो ये हमारा आखिरी वर्ष है 2020-21 का, तो वी आर स्पेंडिंग 8.8% ऑफ ओवर टोटल जीडीपी। ठीक है, प्लस सब सेक्टर्स की बात करें तो एजुकेशन में हम लोग 3.5 करते हैं, हेल्थ में वी आर स्पेंडिंग 1.8 ऑफ ओवर जीडीपी, 1.8% ऑफ ओवर जीडीपी, एंड फॉर अदर सोशल सेक्टर्स वी आर स्पेंडिंग टोटल 3.5% ऑफ टोटल जीडीपी। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना होगा कि टोटल हमारा एक्सपेंडिचर टू जीडीपी का रेशियो किया है सोशल सेक्टर का, तो 8.8 है। सब सेक्टर में एजुकेशन 3.5, फिर बाद में जो हेल्थ है वो 1.8 और अदर्स जो है वो फिर से 3.5 है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ याद रखनी है। प्लस अगर ट्रेंड देखें तो देखिए ये अगले वर्ष है 19-20 है, हमने 7.5 किया था, 20-21 में 8.8, तो यहाँ हमें एक इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे एनालिसिस यहाँ हमें परीक्षा में काम लगते हैं। फिर एज अ परसेंटेज टू टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो देखिए यहाँ ओवरऑल अगर भारतीय सरकार 100 रुपये खर्च कर रही है ओवरऑल, ठीक है, तो उसमें से तकरीबन 26.5% तो अकेले सोशल सेक्टर के लिए ही खर्च हो रहा है। और उसमें सब सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन के लिए 10.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, फॉर हेल्थ 5.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, एंड फॉर अदर्स 10.7% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ से हमें ये सीख लेनी चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए कि यहाँ हेल्थ में हमारा जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कम है, इसे हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ सेक्टर भी रिवैम्प हो सके। तो ये हमारा ट्रेंड है जो कि एक्सपेंडिचर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सोशल सेक्टर स्कीम्स के तहत। हमने सोशल सेक्टर स्कीम ओवरऑल देखा और उसके परिमाण भी देखे, इन रेशियो विथ इन प्रोपोर्शन विथ जीडीपी भी देखा, एंड इन प्रोपोर्शन विथ टोटल एक्सपेंडिचर भी देखा। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखें तो HDI, जिसका जिक्र हमने किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया कि इट एक्चुअली मेजर्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कोई भी राज्य में क्या फेरफार हुआ, कोई भी राष्ट्र में, वो नापने का जो टूल है, जो साधन है, उसे HDI कहा जाता है। प्लस हम लोग यहाँ HDI की माहिती में ज़्यादा गौर नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी जो है स्टैटिक माहितियाँ हैं, बेसिक है, वो आपको मालूम होनी चाहिए कि इसका उद्भव जो है किसके द्वारा किया गया, कौन से साल से शुरुआत हुई, या इसका मैकेनिज्म कौन सा है, कौन सा परिमाण है, वो सारी चीज़ें बेसिक है। आई होप वो आपको मालूम होगी। हम लोग यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें की गई है उसको ही देखने का प्रयास करेंगे। देखिए HDI रैंक अगर भारत की बात करें तो 2018 में वी वर 129, बट 2019 में हमारा जो रैंक है वो थोड़ा कम हो गया, यानी कि हमारा जो प्रदर्शन है वो थोड़ा कम हुआ, खराब हुआ। प्लस यहाँ एक हमें टेबल दिया गया है जो HDI ओवरऑल दिखाता है और इसका कंपोनेंट्स की भी बात करता है। तो देयर आर मेनली दिस 4 कंपोनेंट्स which are being used by HDI। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ,
पिछले 2 वर्षों का हम लोग एक मेल लेंगे, 69.4, 69.7, यानी कि यहाँ हमें इंक्रीज देखने को मिला है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 12.2, 12.2, पिछले 3 वर्ष देखें तो ओवरऑल आपको स्टेडीनेस देखने को मिलेगी, कोई ज्यादा इसमें इजाफा देखने को नहीं मिलेगा, बढ़ावा देखने को नहीं मिलेगा। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी आप पिछले 3 वर्ष देखिए तो लगभग स्टेगनेंट है। जीएनआई पर कैपिटा उसमें हमें इजाफा देखने को मिला है। तो यहाँ अगर निष्कर्ष निकाले, एक एनालिसिस करें तो हमारा एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा दुर्बल है। तो यहाँ सरकार को इमरजेंसी दृष्टि से एजुकेशन, उसके स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान देना होगा और भारतीय जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिटरेट बनाया जाए उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, उस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना होगा। और अगर ओवरऑल एचडीए वैल्यू देखें तो 2018 में हमारी 0.642 थी, मगर थोड़ी बढ़कर 3 पॉइंट्स बढ़कर 0.645 हो गई है वर्ष 2019-20 में। तो ये इसका लेखा जोखा है। फिर आगे देखें तो एक PHDI एक नई अवधारणा है जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी कॉइन की गई है और विश्व में भी धीरे धीरे अब इसकी जो एक्सेप्टेंस है इसको लेकर वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज जो है, जो जलवायु परिवर्तन है प्लस भूमंडल की उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है, वो आज अब वास्तविकता बन रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब PHDI भी धीरे धीरे जो है रिलेवेंट लग रहा है दुनिया के सारे देशों को या राष्ट्रों को। देखिए क्या है ये समझते हैं। इट मेजर्स द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन प्लेनेटरी प्रेशर्स आर कंसीडर्ड। यस, प्लेनेटरी प्रेशर्स यानी कि किसी भी प्रकार का दबाव अगर आप इस ग्रह के ऊपर दे रहे हैं, इस ग्रह के जो कुदरती संसाधन है उनके ऊपर दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार से प्लेनेटरी प्रेशर्स गिना जाएगा। अब देखते हैं, इट मेजर्स एक्सेसिवनेस ऑफ ह्यूमन प्रेशर। यस, कितना एक्सेसिव है प्लेनेट के ऊपर जो है किसी भी देश का दबाव, वो यहाँ इस पर्टिकुलर परिमाण से, पैरामीटर से जो है एक प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। मुख्य रूप से 2 चीज़ों का कैलकुलेशन यहाँ होता है। फर्स्ट वन इज CO2 एमिशंस पर पर्सन। यस, कोई भी देश है वो जितना CO2 एमिशन करता है प्रति वर्ष, उस एमिशन को उनकी जनसंख्या से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें ये आंकड़ा मिलेगा CO2 एमिशंस पर पर्सन। मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा। यस, मटेरियल फुटप्रिंट यानी कि कोई भी देश है वो कितना कुदरती संसाधन उपयोग में लेता है। जितना ज़्यादा कुदरती संसाधन उपयोग में लेगा उतनी उनकी जो PHDA है वो ज़्यादा रहेगी। एंड इफ PHDA इज ग्रेटर देन इट्स नॉट अ गुड साइन, वो एक अच्छा चिन्ह नहीं है। तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो राष्ट्र है वो अपने आप में कुदरती संसाधनों के ऊपर एक प्रकार से अत्याचार कर रहा है और पूरे विश्व को बिगाड़ रहा है वातावरण की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ अब अगर कैलकुलेशन की बात करें तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होता है। सपोज कंट्री X है, एक एग्जांपल के रूप में समझेंगे, और 2 कंडीशन है। एक है कि वो प्लेनेट के ऊपर प्रेशर दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहा है। तो यहाँ एक कंडीशन है नो, कि वो भाई ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो प्रेशर ऑन प्लेनेट बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री X। और दूसरी कंडीशन है कि यस, कि प्लेनेटरी प्रेशर तो है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी हो रहा है, और वहीं जो आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसका भी उपयोग भरपूर प्रमाण में किया जा रहा है। तो 2 कंडीशन है, पहले नो देखेंगे। अगर शून्य है, कोई भी राष्ट्र का प्लेनेटरी प्रेशर शून्य है, यानी कि दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो यहाँ PHDI विल बी इक्वल टू HDI एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मगर यहाँ अगर प्रेशर है किसी भी प्रकार का, दोनों में से एक कंडीशन या दोनों कंडीशन, तो जो प्लेनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इट विल बी ग्रेटर देन HDI एंड इट इज अलार्मिंग एंड इट इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ PHDI का ज़्यादा होना HDI से अपने आप में एक हानिकारक चीज़ है। ये ऐसा साबित होता है कि यहाँ से ऐसा साबित होता है कि जो यह देश है कंट्री X, वो जलवायु परिवर्तन में, वो भूमंडल के उष्मीकरण में बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रहा है। ये यहाँ से सिद्ध होता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे एक्सेप्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और इसको अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में भी गिना जाएगा एक जो है वक्त आने पर। ठीक है, भारत की बात करें PHDA के परफॉर्मेंस में,
तो वी आर बेटर। भारत का जो प्लानिटरी प्रेशर है वो रिलेटिवली कम है अन्य कंट्रीज के द्वारा। अगर यहाँ देखें PHDA में, तो जो आज HDA के परिमाण में सबसे ऊपर है, सबसे विकसित है, वही अपने आप में प्लानिटरी प्रेशर्स करने वाले हैं। उन सब विकसित राष्ट्रों का प्लानिटरी प्रेशर्स अपने HDA से ज़्यादा है, यानी कि वे लोग जो है इस ग्रह के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमारा जो यह एडोब है, ओनली वन एडोब इन द यूनिवर्स है, इसको खत्म करने के लिए वे लोग जो है कार्यरत है, ऐसा यहाँ से पुरवार होता है। भारत की पोजीशन बेटर है और वो भी 8 पोजीशन हमारी बेटर है हमारे अपने HDA से। ठीक है, तो ये परिस्थिति है, भारत का परफॉर्मेंस यहाँ प्लानिटरी HDA में अच्छा है। फिर आगे देखें तो हमें इंप्रूवमेंट देखना है। यस, यहाँ अब एक कैलकुलेशन है कि पिछला 10 वर्ष का अगर आप HDA वैल्यू ले लें कोई भी राष्ट्र का, पिछले 10 वर्ष का, ठीक है, और उसको हम लोग डिवाइड कर दें 10 ईयर्स के साथ, तो हमें एक एवरेज मिलेगी जो हमें इंप्रूवमेंट दर्शाएगी। इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो इस इंप्रूवमेंट के कैलकुलेशन में भारत का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा है। इंप्रूवमेंट की दृष्टि से भारत तीसरे क्रम के ऊपर है। We are ranking third in case of improvement, in case of average of past 10 years HDI value। मगर अगर प्रतिवर्ष रैंक देखें तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं। भारत को काफ़ी सोशल सेक्टर में काम करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में काम करना है, तब जाके हमारा रैंक सुधर सकता है। मगर एवरेज में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये यहाँ से सिद्ध होता है कि भारत वर्ष प्रति वर्ष इंप्रूवमेंट कर रहा है। फिर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ एक एजुकेशन बहुत ही अच्छा सोशल सेक्टर है, जहाँ से पूरे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीज़ है वो शुरू हो सकती है। देखेंगे सरकारी क्या हाल है, सरकार के द्वारा कैसे खर्च किया जाता है, कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है, और उसके हमें जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स है वो कैसे मिल सकते हैं। देखिए यहाँ एक टेबल हमारे सामने है जो कि हमें इकोनॉमिक सर्वे नहीं दिया है। यहाँ कहा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स है एज 7 years एंड अबव बाय सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप, ये सोशल ग्रुप है, यहाँ से रिलीजियस कैटेगरी है। पहला सोशल ग्रुप में देखें तो देखिए ये नेशनल एवरेज है, नेशनल एवरेज है ये हमारी, और ये है जो है ये नेशनल एवरेज पुरुषों की है, ये नेशनल एवरेज महिलाओं की है। अब यहाँ देखिए आप, चाहे ST के पुरुष हो, शेड्यूल्ड कास्ट के पुरुष हो, अदर बैकवर्ड कास्ट के पुरुष हो, इनकी लिटरेसी आप देखिए नेशनल एवरेज से कम है। ठीक है, तो यहाँ इस क्षेत्र में काम करना है। इन कम्युनिटी के पुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनाने का दायित्व सरकार का है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रही बात फीमेल की, तो फीमेल में भी सेम परिस्थिति। आप तीनों ग्रुप देखिए, चाहे वो ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, तीनों के महिलाओं के जो शिक्षण दर है वो राष्ट्रीय औसत शिक्षण दर से कम है। तो ये यहाँ फिर अलार्मिंग कह सकते हैं। अगर रिलीजियस ग्रुप की बात करें तो ये नेशनल एवरेज है 84.7 मेल की, फीमेल की 70.3। अब आप इसमें हिंदुइज्म और इस्लाम देखिए। हिंदुइज्म के पुरुष तो थोड़े ज़्यादा है, मगर इस्लाम के पुरुष देखिए मात्र 80% है, राष्ट्रीय औसत से कम है। और यहीं महिलाओं की बात करें तो दोनों कैटेगरी की महिलाएं देख लीजिए, चाहे हिंदुइज्म की हो चाहे इस्लामी हो, दोनों औसत महिला शिक्षण दर से जो है दोनों धर्म की महिलाओं के शिक्षण दर कम है। ठीक है, तो यहाँ यह सारे ऐसी जगह है, ऐसे सेक्टर से जहाँ सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपनी पॉलिसी कुछ इस प्रकार से बनानी चाहिए ताकि जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भारत को मिले, पूरे राष्ट्र को मिले। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में ही आई, अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ फंडामेंटल चीज़ों का फेरफार भी यहाँ किया गया। एक फोटोग्राफ हमारे सामने है, जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनमें से हम लोग वो यहाँ जो है एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम तो 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% तक ले जाने का सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्य तय किया है। टू ब्रिंग 2 करोड़ out of school children back into the mainstream through universalization and access and expanding the open schooling system। Yes, जो
बच्चे जो अपने आप में मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम के तहत उनको लाना, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन का अप्रोच सरकार लेने वाली है या लेना होगा। आज की जो करंट सिस्टम है 10+2 की, ठीक है, उसे चेंज कर 5+3+3+4 कर दिया गया है। ठीक है, ये अपना आप में एक फंडामेंटल चेंज है। क्लास 10 एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड इजियर टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी रादर देन मेमोराइज्ड फैक्ट्स। यस, तो अब परीक्षा का स्वभाव भी कुछ चेंज होने वाला है। जो 10th और 12th के जो क्रिटिकल बोर्ड्स है, उनके परीक्षा का स्वभाव चेंज होने वाला है, और उसके साथ कई सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। तो ये बात रही एनईपी की, बहुत ही महत्वाकांक्षी है, सरकार के द्वारा लाई गई है। अगर ये अच्छी तरीके से लागू होगी तो ये सक्षम है कि भारत के शिक्षण क्षेत्र का जो स्वरूप है वो बदल सकती है, उसे रूपांतरित कर सकती है। अब आगे देखें तो पोस्ट कोविड एजुकेशन स्कीम की बात करें तो कई सारी स्कीम्स है जहां सरकार इस कोविड के माहौल में, संकट के माहौल में ऑनलाइन एजुकेशन को एक पुश देने के लिए और कोविड से एजुकेशन कम से कम प्रभावित हो, इस उद्देश्य के साथ कई सारी ऐसी स्कीम्स यहाँ सरकार ने लॉन्च करी है। वन बाय वन जो महत्वपूर्ण है इसमें से देखेंगे। सबसे प्रथम इसमें से है पी विद्या। देखिए, आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत ये इनिशिएटिव आया है पी विद्या का, और ऑनलाइन एजुकेशन, ऑन एयर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए है, ताकि ऐसे संकट के समय में, ऐसी महामारियों के समय में जो शिक्षण कार्य है वो इंटरप्ट ना हो, वो डिसरप्ट ना हो। फिर उसके बाद वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, दीक्षा नामक एक पोर्टल के तहत सरकार जो है वो एक यूनिवर्सल एजुकेशन या स्कूलिंग सिस्टम का निर्माण करने की योजना बना रही है। तो ये भी अपने आप में पूरे भारत के बच्चों के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए हितकारी है। फिर उसके बाद वन क्लास वन टीवी चैनल थ्रू स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स। यस, जो डीडी ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, दूरदर्शन और उसके अलावा की जो चैनल्स है, यानी कि जो प्रसार भारती है, उसके तहत एक चैनल लॉन्च की जाएगी जो शिक्षण कार्य में बच्चों की मदद करेगी। फिर कई सारे हैं, एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिकेटिव रेडियो एंड पॉडकास्ट फॉर डिफरेंटली एबल्ड भी कुछ स्कीम्स है जिसके तहत DTH के तहत उनको पढ़ाई का मौका मिलेगा। फिर स्वयं MWC नामक एक ऐसी योजना है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एडमिशन्स को प्रोत्साहित करेगी, पेरेंट्स को प्रोत्साहित करेगी कि वे अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी अपनी नज़दीकी शालाओं में ले और शिक्षण कार्य को जो है आगे बढ़ाए, प्रमोट करे। फंडिंग सपोर्ट फॉर डिजिटल इनिशिएटिव्स। यस, डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को तकरीबन 900 करोड़ रुपए की धनराशि की सहायता जो है वो मिलने वाली है, 900 करोड़। ठीक है, ताकि डिजिटल एजुकेशन अच्छे से अच्छा हो सके। तो यह सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार अपने आप में कोशिश कर रही है और स्कीम के रूप में लाई है, ताकि हमारा एजुकेशन सेक्टर बेहतर बने, कोविड के समय भी कम से कम इंटरप्ट हो, कम से कम प्रभावित हो। अब अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि कौशल्य, तो देखेंगे कि हमारा जो पूरा लेबर फोर्स है उसमें कौशल्य का जो स्तर है, क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो नहीं बढ़ रहा है, क्या बिन कौशल्य हमारी लेबर फोर्स है, कितनी है, कितने प्रतिशत है, यह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इस टॉपिक के तहत देखेंगे। ओवरऑल हाइलाइट्स की बात करें तो कहा जा सकता है कि हमारी कुल लेबर फोर्स में जो स्किल्ड लेबर फोर्स है उसका प्रमाण बढ़ रहा है, उसका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, अपने आप में सकारात्मक न्यूज़ है। मगर ऑन द अदर हैंड, ओवरऑल इफ यू सी अवर स्किल्ड लेबर फोर्स, तो द लेवल इज वेरी लो। तो जो लेवल है वो बहुत ही कम है, मगर ईयर बाय ईयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंक्रीज जरूर हो रहा है, ये अपने आप में सकारात्मक बाबत है। फिर इन वर्किंग एज ग्रुप की बात करें 15 to 59 ईयर्स, जो अपने आप में हम लोग कहते हैं, तो फॉर्मली स्किल्ड ट्रेंड जो वर्कफोर्स है वो मात्र और मात्र 2.4% है, मात्र और मात्र 2.4% है, जिसमें कई IIT के हैं या ITI के हैं। फिर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्षेत्र में फॉर्मली ट्रेंड है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में फॉर्मली ट्रेंड है, एंड आफ्टर दैट ऑटोमोटिव के क्षेत्र में फॉर्मली ट्रेंड है, मगर कुल वर्कफोर्स के मात्र 2.4%। अगर इनफॉर्मल की बात करें, ठीक है, तो टोटल वर्कफोर्स के 8.9% आर इनफॉर्मली ट्रेंड। तो ये हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम में कि तो हमारी टोटल लेबर फोर्स की ज़्यादा फीसद किस प्रकार से ट्रेनिंग लिए हुए है, क्या यह फॉर्मल है, क्या ये इनफॉर्मल है। तो यहाँ हमारा जवाब
इनफॉर्मल होना चाहिए। और इनफॉर्मल में भी देखिए 8.9% को भी यहाँ फर्दर बाइफरकेट किया गया है, दैट 3.3% आर ट्रेंड देमसेल्व्स ऑन जॉब, काम करते करते सीखने वाले हैं। सेल्फ लर्निंग 2.5% आर सेल्फ लर्निंग, जो है स्व शिक्षा, अपना आप सीखना, अपना आप देखना, स्टडी करना, रिसर्च करना। 2.1 हेरिडिटरी, कोई बिजनेस है विरासत में मिला हुआ है तो एक पिता अपने पुत्र को जो हुनर देगा वो यहाँ 2.1% है। टोटल 8.9 इनफॉर्मल ट्रेनिंग का, और अन्य जो है वो 0.1% है। तो ये भी हमें डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है हमारे प्रीलिमिनरी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ से प्रश्न, एक्सपेक्टेड प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक टेबल हमारे सामने है जो अपने आप में थोड़ा कम महत्वपूर्ण है मगर फिर भी मैंने रखा है। देखिए 2 वर्षों का यहाँ हमारे सामने लेखा जोखा है, रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया का है। और कहा गया है कि भाई परसेंटेज ऑफ पर्सन्स, यानी कि वर्किंग एज वाले जो है, दोज हु हैव रिसीव्ड फॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है, फॉर्मल ट्रेंड वाले हैं, तो देखेंगे कि कितने प्रतिशत है। मात्र और मात्र ऑल इंडिया का ही देखेंगे 2017-18 और 2018-19 का। देखिए 15 से 30 वर्ष के 2.5% पर फॉर्मली ट्रेंड इन द ईयर 2017-18, और अगर 15 to 59 की बात करें तो 2.0%, और अगर 2018 में देखें तो 2.8, यानी कि यहाँ हमें बढ़ावा देखने को मिला है गत वर्ष की तुलना में। और यहाँ भी हमें बढ़ावा देखने को मिला है इन 15 to 59 एज ग्रुप 2। तो ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो फॉर्मल ट्रेनिंग धीरे धीरे बढ़ रही है वर्ष प्रति वर्ष। भले ही ये बढ़त कम है मगर ये बढ़ जरूर रही है, ऐसा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर आगे देखें तो काफ़ी सारी स्कीम्स जो कि कोविड महामारी से स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर को बचाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर को एक बूस्ट देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ यहाँ कदम लाए गए हैं। सबसे प्रथम है ऑपरेशनलाइजेशन यूनिफाइड स्किल रेगुलेटरी। यस, देयर शुड बी रेगुलेटरी। एक रेगुलेटरी होंगी जो स्किल डेवलपमेंट के कार्य को मॉनिटर करेगी, उसको नियंत्रित करेगी, उनके लिए नियम जो है बनाएगी, इत्यादि चीज़ें यहाँ की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY 3.0, यह तीसरा वर्जन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। और इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स को कैसे जो है तालीमग्रस्त किया जाए, तालीमबद्ध बनाया जाए, कैसे कौशल्य प्रदान किया जाए, उसके बारे में यह पूरी स्कीम है। फिर क्वालिटी एनहांसमेंट। यस, स्किल तो बराबर है, हो रही है, मगर उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी क्वालिटी एम्पावरमेंट या एक प्रकार से क्वालिटी एलिवेशन का प्रोग्राम यहाँ हमारे सामने है। एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एंड फॉर्मल एजुकेशन बोथ एट स्कूल एंड हायर एजुकेशन। यस, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एंड फॉर्मल, एंड इट हैज बीन एनविसेज्ड इन अवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 कि जो एलिमेंट्री नॉलेज है उसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल लेवल पर ही जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चों में हुनर जो है वो जो है उनकी छोटी उम्र से ही उसमें विकसित होना शुरू हो जाए। तो ये सारे जो है कुछ महत्वाकांक्षा है, ये सारी जो सरकार के द्वारा आज देखी जा रही है, और उनको पूरा करने के लिए यहाँ सरकार के द्वारा कई सारी स्कीमों का उपयोग भी किया जा रहा है। फिर आगे देखें तो हमें हेल्थ इनिशिएटिव्स देखने हैं। हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव से शुरू करेंगे। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है क्योंकि अपने आप में यह महामारी जो है वो हेल्थ के साथ ही रिलेटेड है, तो काफ़ी सारे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलपमेंट आए गए हैं। तो ये सारी सूची है, सारी चीज़ों को नहीं देखना है, जो इनमें से 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको देखते चलेंगे। सबसे प्रथम सरकार ने धनराशि दी, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का जो एक प्रकार का पैकेज है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया ताकि हेल्थ सेक्टर को रिवैम्प किया जाए, और वो भी युद्ध गति से। फिर सरकार के द्वारा कई सारी जो है नीतियों में भी फेरफार किए गए, जैसे दवाओं की अवेलेबिलिटी, जो है उनकी सप्लाई चेन, जैसे रेमडेसिविर है, जैसे अन्य जो 2 दवा है जो कि बहुत ही चली थी इस सेकेंड वेव के दौरान, तो इन सारी दवाओं के ऊपर भी जो नियंत्रण थे सरकारी, वो सरकार ने बहुत ही कम कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो दवाएं हैं वो पहुँचे। फिर बाद में इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है वे ज़्यादा जो है वल्नरेबल है क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर लेना पड़ता है, तो
उनके लिए यहाँ मेडिक्लेम इंश्योरेंस की सुविधा की गई सरकार के द्वारा, उनको मुफ्त में दिया गया। साथ ही में कोविड-19 वैक्सीन, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी ड्राइव है, विश्व की सबसे बड़ी ड्राइव सरकार के द्वारा क्लेम की जा रही है और होगी भी, तो उसको भी यहाँ सरकार ने एक युद्ध गति से चलाने का प्रयास किया है। आखिरी में जो आशा वर्कर्स है, जो एक्रेडिटेड सोशल सेक्टर वर्कर्स है या हेल्थ वर्कर्स है, उनका भी ध्यान रखा गया, उनको भी एक प्रकार से कवर दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस का। वो उनका इंसेंटिव जो है वो भी प्रति माह 2000 रुपये बढ़ा दिया गया, ताकि ऐसे संकट समय में वही काम करने वाले हैं, वही ज़मीनी स्तर के कर्मचारी है सरकार के। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर को पावरफुल बनाने के लिए हमारे सामने स्कीम के रूप में लगाया है। फिर आगे देखें तो हमें चाइल्ड आउटकम्स की बात करनी है, और चाइल्ड आउटकम्स में अगर कुछ हाईलाइट्स देखें तो सबसे प्रथम हाईलाइट कहती है कि इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। इनफैक्ट इट्स डूइंग वेल बट एक्सेप्ट केरला, क्योंकि एक संशोधन, एक अहवाल से हमें पता चलता है कि केरला जो है वहाँ इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत ही मंद गति से हो रहा है। कोरोना का नहीं मगर अन्य, चाहे वो बीसीजी हो चाहे वो अन्य कोई भी वैक्सीनेशन हो, ठीक है। तो केरला का रेजिस्टेंस यहाँ अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है, मगर ओवरऑल देखें तो बाकी के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में अच्छा इम्यूनाइजेशन बच्चों का फिलहाल हो रहा है। प्लस सरकार के द्वारा यहाँ 2 स्कीम्स लाई गई है जो अपने आप में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए है, कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। नेमली देयर आर 2 स्कीम्स। द फर्स्ट वन इज जननी सुरक्षा योजना। जननी यानी कि इट्स द स्कीम इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द मदर, एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द बर्थ गिवर, एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर कैश इंसेंटिव फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। यस, अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, यानी कि जो सरकार के द्वारा सर्टिफाइड है, जो जिन महिलाओं को एक बहुत ही लंबा तजुर्बा है, बहुत ही लंबा अनुभव है लेबर का, डिलीवरी का, तो उनके द्वारा अगर करवाई जाए तो यहाँ एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, या आप कह लीजिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ सरकार इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए कैश इंसेंटिव्स का सहारा ले रहे हैं, ताकि लोग उसकी ग्रिड में आकर यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाए और एमएमआर, सीएमआर, आईएमआर को कम करने में सरकार की मदद करे। ऑन द अदर एंड देयर इज वन मोर स्कीम विच इज कॉल्ड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विच इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू द मदर्स, टू बर्थ गिवर्स, which aims to reduce infant mortality rate and maternal mortality rate and a conditional cash transfer after first delivery. Yes, यहाँ प्री एंड पोस्ट उनको जो रिलैक्स होने के लिए जो हॉलीडेज चाहिए उनका भी जिक्र है, डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के पश्चात, और पहली डिलीवरी में उनको कुछ नकद राशि मिलेगी ताकि उनसे वे दवाई या अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र सुविधाएं खरीद सके। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो कार्यरत है और ऐसे कार्यों से आईएमआर, सीएमआर और एमएमआर को कम करने के लिए कटिबद्ध भी हमें लग रही है। फिर आगे देखें तो वाटर एंड सैनिटेशन। यस, 2 चीज़ें देखनी है कि स्वच्छ भारत मिशन रूरल, जो हमने हमारे प्रथम उपाख्यान के चौथे लेक्चर में या चौथे चैप्टर में हमने वो देखने का प्रयास कर लिया था। आज हम लोग यहाँ मात्र जल जीवन मिशन के बारे में ही देखेंगे, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। और आपको मालूम है कि भारत जो है वो एक वाटर शॉर्टेज कंट्री है, तो ऐसा वाटर शॉर्टेज कंट्री में प्रति हाउस होल्ड टैप कनेक्शन वाटर जो है देना, वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए, मगर सरकार ने ये काम युद्ध धोरण है, युद्ध गति से शुरू किया है और काफ़ी हद तक ये सफल भी हुए हैं। देखेंगे कैसे है। सबसे प्रथम देख लेते हैं 1 by 1, फिर बाद में कुछ अन्य माहितियों की तरफ हमारा ध्यान गौर करेंगे। The goal of Jal Jeevan Mission is to enable every rural household get assured supply of potable piped water at a service level of 55 liters per capita per day, regularly on a long-term basis by ensuring functionality of tap water connection. Yes, mainly dedicated to rural area, और rural area में जो सारे गांव है, सारे जो हाउसहोल्ड्स है, प्रति कुटुंब है, उनमें प्रति सभ्य प्रतिदिन 55 लीटर पानी देने की बात यहाँ की गई है इस कार्यक्रम के तहत। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 विथ एन आउटले ऑफ ₹3.60 लाख करोड़ इन पार्टनरशिप विथ स्टेट्स। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बड़े पैमाने पर फंडिंग भी किया जा रहा है और काफ़ी हद तक काम भी इसका जो है चल रहा है अच्छी गति से।
JJM यानी कि जल जीवन मिशन इज डिसेंट्रलाइज्ड, डिमांड ड्रिवन एंड कम्युनिटी मैनेज्ड प्रोग्राम विथ ग्राम पंचायत और इट्स सब कमिटी प्लेइंग ए की रोल इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन. यस, इट्स अ ग्राउंड लेवल सिस्टम. भले ही ये तय केंद्र लेवल के द्वारा की गई हो, मगर इसका अमलीकरण करने के लिए जो ग्राउंड एजेंसीज है, चाहे वो पंचायत हो या पंचायत की सब कमेटी हो पानी व सैनिटेशन को लेकर, उनके द्वारा ही ये इसका अमलीकरण किया जाएगा. तो अपने आप में महत्वपूर्ण. इट एनविसेजेस या एनविजन्स empowering water supply department and the local communities to function as a water utility for long term water security in the country. Yes, तो ये स्थानीय के लोगों को भी जागरूक करने के लिए पानी की कितनी ज़रूरत है, पानी कितना कीमती है, वो जागृति लाने के लिए यहाँ ये मिशन जो है वो कार्य करेगा. ऑन द अदर हैंड सम हाईलाइट्स के ऊपर फोकस करें तो गोवा बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विथ 100% हाउस होल्ड हैविंग ए टैप वाटर कनेक्शन. तो ये हर घर जल राज्य बन गया, गोवा प्रथम. प्लस इस जल जीवन मिशन का अगर मोटो देखें तो ये मोटो है नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी राज्य हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, वो पीछे नहीं रहना चाहिए. सारे राज्यों में एक ही प्रकार से, एक ही तेजी से, संतुलितता से जो एक प्रकार से विकास होना चाहिए वो होगा. ओवर एज ऑफ नाउ अगर प्रोग्रेस की बात करें तो एज ऑफ नाउ 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज आर प्रोवाइडेड विथ टैप वाटर सो फार. ये आंकड़ा प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़रूरी है. फिर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी सारी स्कीम्स है जिसके तहत सरकार जो है वो यहाँ आज रूरल डेवलपमेंट करना चाहती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वास्तविक भारत है वो अपने आप में ग्रामीण में है. क्योंकि अर्बन एरिया में अर्बन पॉपुलेशन की है 30%, जो अधिकांश जो हमारी जनसंख्या है यानी कि 70% के आसपास वो रहती है गाँवों में. तो इनका उत्थान सरकार के लिए ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्रों का. 4 स्कीम्स कुल देखनी है, जिनमें सबसे प्रथम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. यस, जब से पैंडेमिक आया तब से जो गरीब लोग थे जिनकी रोटी जो है इस पैंडेमिक ने छीन ली, वो भूखे ना मरे, उनके लिए सरकार ये गरीब कल्याण योजना लेकर आई है. देखेंगे इसके जो है अलग अलग डायनामिक्स. सबसे प्रथम कैश ट्रांसफर अप टू रुपीज 1000 to old age widows and divyangs. Yes, cash transfer, सीधा cash stimulus. Under National Social Assistance Program, yes, it has been given under National Social Assistance Program. Plus a free distribution of gas. Free distribution of gas and there are distributed to 8 crore households for 3 months. It is funded by central government. And by this 28 करोड़ जो बेनिफिशियरीज है या हाउस होल्ड्स है, और इस पर्टिकुलर स्कीम से तकरीबन सरकार को 28 करोड़ रुपए चाहिए, 2800 करोड़ रुपए, 2800 करोड़ रुपीज या 28 बिलियन आप कह सकते हैं रुपीज. एंड इट विल बी बेनिफिटिंग टू 28 करोड़ पीपल एज वेल. वुमेन्स टू गेट रुपीज 500 फॉर 3 months. And up to 20 lakh limit of collateral free loan to self-help groups which are women-led. They will not have to mortgage any type of collateral while taking loan up to rupees maximum limit up to rupees 20 lakh. ठीक है, तो ये रूरल डेवलपमेंट की बात है. अब इसमें आगे देखें तो आत्मनिर्भर भारत 2.0 इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू रूरल डेवलपमेंट. देखेंगे इसके परिमाण. सबसे प्रथम रुपीज 40,000 करोड़ रुपीज अंडर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट. 40,000 crore rupees the outlay has been set. मनरेगा wage increased from 182 to rupees 202. Geotagging of assets, GIS based mapping, e-सक्षम एक्सेट्रा, यह सारी चीजें जो है जिससे अब ग्रामीण क्षेत्र में जो परेशानी है वो जो है कम होगी और जो जीवन है वो ओवरऑल अच्छा रहेगा. एंड द वेज प्रोवाइडेड आर इलेक्ट्रॉनिकली. पिछले क्या होता था कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता था वेजेस का, तो उसमें बहुत सारा करप्शन होता था, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इस करप्शन में इन्वॉल्व थे. मगर अब इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ जो इंटरमीडियरीज है वो अपने आप में कम हो गए, करप्शन भी कम हो गया. फिर उसके बाद देखें तो दीनदयाल
अंत्योदय योजना एंड इट्स फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, देयर आर 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन सेज इट एम्स टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी है उसे कम करने के लिए ये योजना लाई गई है, या इसका मूलभूत उद्देश्य है। इट ऑल्सो एम्स टू मोबिलाइज 9-10 करोड़ हाउस होल्ड्स इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड लिंक देम टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। यस, जो 9 से 10 करोड़ परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको जोड़ना है और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। और आखिरी में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम एंड ट्रेन देम। यस, उनके लिए एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देना उनको, और उनको अच्छी तालीम भी देना, ताकि वे सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। तो ये इसकी जो है एक ब्लूप्रिंट थी दीनदयाल अंत्योदय योजना की। फिर इसके बाद देखें तो आखिरी में जो स्कीम है वो कहती है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना। यस, हमें मालूम है कि जब पैंडेमिक हिट हुआ, लॉकडाउन, सबसे प्रथम लॉकडाउन जब जाहिर किया गया 25 मार्च 2020 को, तो लाखों करोड़ों माइग्रेंट्स जो है वे अपने वतन वापस आने लगे, वहाँ पहुँच गए। मगर अब वे बेरोजगार थे, काम उनके बंद थे, काम की जगह से वे अपने वतन, अपने घर वापस आ गए। तो इनको रोजी मिलती रहे, इसके लिए सरकार ये जो है पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई है, गरीब कल्याण रोजगार योजना। एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रिटर्निंग माइग्रेंट्स। यस, जो माइग्रेंट्स है जो वापस आ गए अपने वतन, उनको काम देने के लिए ये स्कीम है। सरकार ने ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया जहां 25,000 से अधिक जो माइग्रेंट्स है वो अपने गांव वापस आ गए। ठीक है, ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया वेयर देयर वर मोर देन 25,000 माइग्रेंट्स रिटर्न्ड। ईयर 2020 के लिए 125 दिनों के कामों की घोषणा की कि भाई इनके लिए कुछ काम जो है सरकार ने ढूंढा, और 125 दिन तक उनको काम प्लस काम का रेम्यूनरेशन वेजेस देने का वादा किया। टोटल 25 एक्टिविटीज़ इनके पास करवाई गई, और वो सारी एसेट क्रिएशंस की थी। 25 एक्टिविटीज़, इनमें रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, अन्य कोई जो है वेल बनाना है उसकी खुदाई करनी है, ऐसी सारी चीज़ें। एंड इट वॉज अक्रॉस 12 मिनिस्ट्रीज, अलग अलग 12 मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ये पूरी योजना लागू की गई थी। तो यहाँ इससे फ़ायदा क्या हुआ? एसेट क्रिएशन का फ़ायदा जॉब मिलना हुआ। जो लोग अपने घर चले गए थे अपना काम काज छोड़कर, उनको काम मिला अपने ही घर, और उस काम से उनको आय प्राप्त हुई, यानी कि उनकी इनकम बढ़ी। उस इनकम से वे लोग 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में सरकार के द्वारा की गई थी। अब आगे देखें तो ये एक पर्टिकुलर इस रोजगार योजना के तहत जो काम किए गए हैं उनकी एक सूची है। ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं, मगर मैंने सोचा कि ये आपको दिखा दूं। इनका हम रेफरेंस भी नहीं लेंगे, आप इसको एक बार जो है पढ़ सकते हैं बड़ा बड़ा रेफरेंस बनाने के लिए, वरना यहाँ रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखें एम्प्लॉयमेंट। यस, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका जिक्र मैंने किया, क्योंकि अपने आप में एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी भी सरकार का भविष्य तय कर सकती है, किसी भी जो है सरकार को गिरा भी सकती है, किसी की सरकार बना भी सकती है। देखेंगे कुछ फाइंडिंग्स है जिसके तहत 2017-18 से 18-19 के वित्त वर्ष में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स जो है वे कम हुए हैं, यानी कि बेरोजगारी ओवरऑल कम हुई। हालांकि कोविड की वजह से यह जो पूरा परिदृश्य है वो बिल्कुल बदल गया, और इसीलिए यहाँ सरकार ने 18-19, 19-20 के आंकड़े नहीं लिए, 19-20-21 के आंकड़े नहीं लिए, मगर उसके पहले के आंकड़े लिए। उसका यही कारण है क्योंकि आज अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों की बात करने लायक नहीं है, दे आर ऑल टाइम हाई। मेल एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो दोनों के द्वारा यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो है वे लोग जुड़ रहे हैं, इंक्रीज देखने को मिला है, पॉजिटिव बात है। प्लस यहाँ एक कैटेगरी हमारे सामने जो लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का एक एस्टिमेट है। देखिए लेबर फोर्स क्या होता है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ये वो सारा जो टोटल है वो बनाता है लेबर फोर्स को। अब देखिए यहाँ टोटल है 17-18 का, और यहाँ 18-19 का। देखिए ये ओवरऑल लेबर फोर्स 50.97, 51.82 यानी कि इंक्रीज हुई है। फिर एम्प्लॉयड की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में भी हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें 3.83 इन प्रीवियस ईयर एंड 3.04 इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ तीनों में हमें
एक सकारात्मक फेरफार देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल एक इसका आइडिया था। अब आगे देखें सेक्टरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा रोजगारी अगर कोई क्षेत्र में दे रहा है तो वो है अपने आप में कृषि। मैन्युफैक्चरिंग में 13.8, सर्विस में 26.4, मगर उसमें भी सर्विस में भी होटल रेस्टोरेंट और ट्रेड में 12.6 एंड 13.8 इन अदर सर्विसेज। एंड कंस्ट्रक्शन जो एक अलग सा जो क्षेत्र है उसमें 12.1% लोगों को बेरोजगारी मिलती है। सो दिस इज द सेक्टरल डिस्क्रिप्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं ये हमें याद रखने होंगे, ये प्रिलिमिनरी में पूछे जा सकते हैं। फिर आगे देखें तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स है और एक सेक्टर ऑल एजेस के है और जेंडर एम्प्लॉयमेंट की यहाँ बात की गई है, मगर यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही चीज़ें देखनी है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कितने हैं, 25.07। देखिए कुल भारत में 48.78 करोड़ एम्प्लॉयड है। ठीक है, इनमें से अलग अलग क्षेत्र में है। रेगुलर वेजेस वाले है 12.17, कैजुअल लेबर से 11.52 एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है 25.17। यहाँ जो कैजुअल लेबर्स है इसकी संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, वो हानिकारक है। ठीक है, संख्या यहाँ रेगुलर वेजेस सैलरी में भले बढ़ रही हो, सेल्फ एम्प्लॉयड में भले बढ़ रही हो, कैजुअल लेबर में संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, वो अपने आप में नकारात्मक है, क्योंकि इसका सीधा सा जो है एक अर्थ निकलेगा और वो अर्थ ये रहेगा कि ये सारी जो लेबर फोर्स है कैजुअल लेबर वो अनस्किल्ड है, दे आर नॉट स्किल्ड लेबर फोर्स। तो यहाँ इसमें बढ़ावा नहीं होना चाहिए। फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फिर से वही साल बिटवीन 1718 टू 1819 अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें तो कम हो रहा है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, मगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ओवरऑल भारत में कम रहा है, सकारात्मक बाबत है। फ्रॉम 6.1 इट केम डाउन टू 5.8, ये आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है। हाईएस्ट डिक्लाइन कहाँ हुआ है, एमंग फॉर्मली वोकेशनली टेक्निकली ट्रेंड, जिन लोगों को तालीम मिली हुई है एक संगठित स्वरूप से या व्यावसायिक तालीम मिली हुई है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, उनकी बेरोजगारी बहुत ही कम हुई। और जहाँ जिन लोगों को पर्याप्त शिक्षण नहीं मिला, साक्षरता नहीं मिली, उनमें कोई ज़्यादा हमें फेरफार देखने को नहीं मिलता, कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लोएस्ट डिक्लाइन अमंग इलिटरेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो देखिए अर्बन लेवल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रूरल लेवल से ज़्यादा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि रूरल जो है एरिया उसमें एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांसेस इन कंपैरिजन टू अर्बन, ये इसका निष्कर्ष हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का और आखिरी टॉपिक है संभवतः गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी। काफ़ी सारी बार ग्रोथ माउंट यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग यह गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स के बारे में बात करते आए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में भी उसके बारे में बात की गई है, संक्षिप्त में समझेंगे। देखिए गिग वर्कर्स जो अपने आप में इंटरनेट ई कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हो, और यहाँ कुछ फीचर्स है कि किसको गिग वर्कर्स कहा जाए, किसको गिग इकोनॉमी कहा जाए, वो फीचर्स को देखेंगे। देखिए गिग वर्कर्स जॉब क्रिएट हुआ, दो पार्टी है, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है। अगर एम्प्लॉय की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी इसको नहीं मिलती, पेरोल नहीं मिलता, इट इज़ अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट टाइप टेम्पररी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, नॉट रेगुलर, इट्स नॉट परमानेंट इन नेचर, पेमेंट नेगोशिएबल, वेजेस और प्रॉफिट और रिवॉर्ड, सैलरी नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं और इन सारे फीचर्स वाले कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहते हैं। और एम्प्लॉयर्स की बात करें तो न्यू लेबर रिफॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत थी न्यू लेबर रिफॉर्म्स की और सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कोडिफिकेशन का काम किया गया। जो 29 सेंट्रल लॉज थे, सेंट्रल पार्लियामेंट के, सेंट्रल लेजिस्लेचर के आई मीन, जो अपने आप में आउटडेटेड थे, बिखरे पड़े थे, उनको कोडिफाई किया गया और उन 29 को 4 में तब्दील किया गया, नेमली कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 एंड लास्ट वन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। यहाँ गिग वर्कर्स को डिफाइन किया गया है।
इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, इस कोड में गिग वर्कर्स को एक रिकॉग्निशन, एक मान्यता प्राप्त हुई है, तो यहाँ से वे लोग अब मेन स्ट्रीम कर्मचारी के रूप में गिने जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज मैं इस आर्थिक सर्वेक्षण के ग्रोथमंट यूपीएससी की इस सीरीज के आखिरी उपाख्यान में हमें समझना था, देखना था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। प्लस आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सरकारी तैयारी कर रहे हैं, संधि सेवा की या अन्य किसी भी वर्ग की, किसी भी राज्य की, तो आप ग्रोथमंट यूपीएससी के साथ जुड़े। आपका जनरल स्टडीज़ यहाँ से बहुत ही अच्छे पैमाने पर हम लोग यहाँ बिल्टअप करेंगे। काफ़ी सारे सेगमेंट्स के तहत जनरल स्टडीज़ के अलग अलग विषय, अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम लोग यहाँ बात करते हैं। ये इनमें से एक विषय से सीरीज थी जो आज पूर्ण होने जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपके ग्रुप में पहले तो आप देखेंगे इस सीरीज को, इनमें से इसका जो निष्कर्ष है वो निकालेंगे, आपको ये उपयोगी बनेगा आपके परीक्षा में। साथ ही में आपके जो नज़दीक के हैं, आपके जो ग्रुप है, उसमें भी आप ग्रोथमंट यूपीएससी का जो यह कंटेंट है, वैल्यू रिच कंटेंट, वो आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी जो मेहनत है वो आप तक पहुँचे, आपको भी परीक्षा में उपयोगी बने। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे ग्रोथमंट यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथमंट यूपीएससी। जय हिंद।